400 साल पहले भानगढ़ एक समृद्ध रियासत थी, जिसकी राजकुमारी रत्नावती अपने सौंदर्य और विद्वता के लिए जानी जाती थी। दूर दूर से राजकुमार उसकी झलक पाने आते। उसका रूप इतना मनमोहक था कि जो भी उसे देखता बस देखता रह जाता। उसकी मुस्कान जैसे सूरज की पहली किरण हो और उसकी चाल में जैसे कोई मनमोहक संगीत बजता हो। रत्नावती केवल बाहरी सुंदरता से ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए भी प्रसिद्ध थी। वह अक्सर प्रजा के बीच जाती, उनकी समस्याएं सुनती और अपने पिता महाराजा प्रताप सिंह को सलाह देती थी। महाराजा अपनी बेटी पर बहुत गर्व करते थे और उसे अपनी रियासत का भविष्य मानते थे। उन्हीं में एक था सिंधु नाम का तांत्रिक, जो काले जादू में माहिर था। सिंधु भानगढ़ के पास के एक जंगल में अपनी कुटिया में रहता था। वह अपनी तंत्र विद्या के लिए आसपास के गांवों में जाना जाता था और लोग उससे डरते भी थे और उसकी शक्ति का सम्मान भी करते थे। जब उसने पहली बार रत्नावती को देखा तो उसकी सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी इच्छा रत्नावती को अपनी रानी बनाने की थी, लेकिन वह जानता था कि एक साधारण तांत्रिक के लिए यह असंभव था। इसलिए उसने अपनी तंत्र विद्या का सहारा लेने का फैसला किया। सिंधु राजकुमारी से प्रेम करता था, पर उसे पाने की चाह में उसने एक भयानक तांत्रिक उपाय किया। उसने एक इत्र की शीशी पर जादू कर दिया। उस इत्र की खुशबू में इतनी शक्ति थी कि जो भी उसे सूंघता वह सिंधु के वश में हो जाता। उसका इरादा था कि वह यह शीशी किसी बहाने रत्नावती तक पहुंचाएगा। उसने अपने एक शिष्य को भेष बदलकर महल में भेजा, जिसने रानीवास में काम करने वाली एक दासी को बहकाया और उसे शीशी रत्नावती तक पहुंचाने के लिए राजी कर लिया। दासी ने शीशी रत्नावती को देते हुए कहा कि यह एक दुर्लभ और सुगंधित इत्र है जो उसे किसी व्यापारी ने भेंट किया है, पर रत्नावती ने उस चाल को भांप लिया। वह स्वभाव से बहुत समझदार और सतर्क थी। जब उसने शीशी उठाई तो उसे उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह कोई साधारण इत्र नहीं है। उसने पास बैठी दासी से पूछा कि यह शीशी कहां से आई, तो दासी हड़बड़ा गई और सच बता दिया। रत्नावती को क्रोध आया, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ नहीं खोई। उसने उस शीशी को एक बड़े पत्थर पर दे मारा जो महल के आंगन में पड़ा था। शीशी फटते ही एक काली लौ निकली और उसने उस तांत्रिक को अपनी चपेट में ले लिया, जो दूर अपनी कुटिया में बैठकर इस घटना को अंजाम दे रहा था। तांत्रिक सिंधु की मौत हो गई, लेकिन मरते मरते वह भानगढ़ को श्राप दे गया। उसकी आत्मा क्रोध और बदले की भावना से जल रही थी। उसने अपनी अंतिम सांस लेते हुए चीखा, यह महल अब कभी बस नहीं पाएगा। सूर्यास्त के बाद जो भी इसमें रुकेगा वो कभी लौट कर नहीं जाएगा। भानगढ़ खंडहर बन जाएगा और इसकी आत्माएं अनंत काल तक यहां भटकेंगी। उसकी आवाज हवा में गूंजी और पूरे भानगढ़ में एक भयानक कंपन पैदा कर गई। उसी रात भानगढ़ में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। कुछ ही दिनों में भानगढ़ एक सुनसान जगह बन गया, जहां सिर्फ खंडहर और एक शापित इतिहास बचा था। आज से कुछ साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त समर, दिव्या, कबीर और आलिया भानगढ़ घूमने का प्लान बनाते हैं। वे चारों कॉलेज के सबसे रोमांच पसंद छात्रों में से थे। समर, जो कि एक इतिहास का छात्र था,
हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया पर एक प्रोजेक्ट कर रहा था। दिव्या, उसकी क्लासमेट, एक उत्सुक फोटोग्राफर थी और हमेशा कुछ नया अनुभव करने की तलाश में रहती थी। कबीर, जो कंप्यूटर साइंस का छात्र था, हमेशा हर चीज में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता था, जबकि आलिया, कला की छात्रा, हर बात में थोड़ा डरपोक थी, लेकिन अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उनकी योजना एक छोटे से गांव में रात बिताने की थी, जो भानगढ़ के पास था, और सुबह किले की खोजबीन करने की थी। उन्होंने अपनी किताबों में भानगढ़ की कहानियां पढ़ी थीं, लेकिन उन्हें लगता था कि ये सब सिर्फ लोक कथाएं हैं। सबका रोमांच पसंद था। जब उन्होंने किले में प्रवेश किया तो उन्हें एक पुरानी साइन बोर्ड दिखी, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा था, सूर्यास्त के बाद किले में रुकना मना है। इस चेतावनी को देखकर आलिया और कबीर के चेहरे पर थोड़ी चिंता छा गई, लेकिन समर हंस पड़ा। ये सब सिर्फ डर पैदा करने के लिए है, उसने कहा। अगर कोई भूत होता तो यहां टूरिस्ट क्यों आते? जैसे जैसे दिन ढलने लगा और सूरज की किरणें क्षितिज में डूबने लगीं, किले का माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई और पक्षियों की चहचहाहट भी बंद हो गई। उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि वे जल्द से जल्द किले से निकल जाएं। जब सबने शाम होते ही किला छोड़ने की बात की, समर बोला, मैं एक रात यहां बिताकर दिखाऊंगा। ये सब कहानियां बेकार हैं। मुझे पता है ये सिर्फ लोगों का वहम है। हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ ठोस चाहिए, और एक रात यहां रुकना सबसे अच्छा तरीका है यह जानने का कि सच्चाई क्या है। दिव्या, जो समर को पसंद करती थी, भी रुकने को तैयार हो गई। उसके मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन समर के साथ रहने की इच्छा ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार कबीर और आलिया भी मजबूरी में मान गए। वे अपने दोस्त को अकेले छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि रात शांतिपूर्ण होगी और सुबह वे सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। रात होते ही किले के ऊपर एक गहरा अंधेरा छा गया। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट करने लगीं और एक अजीब सी खामोशी हर तरफ फैल गई। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। उनके फोन पर नो सर्विस का मैसेज चमक रहा था। कैमरे काम करना बंद कर चुके थे। दिव्या ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा था। कबीर ने अपना फोन चेक किया, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। यह सब देखकर आलिया और कबीर और भी घबरा गए। अगले हफ्ते आ रहा है पार्ट 2। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।